नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का कैसे जमता है। जब हमारा शरीर चोटिल हो जाता है और शरीर से रक्त का बहाव होता है, तब उस स्थिति में रक्त थक्के के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाता है, आइए समझते हैं हिंदी पीपीटी के माध्यम से आसान शब्दों में। रक्त का थक्का कैसे जमता है, इसे समझने से पहले हमें फाइब्रिनोजेन के बारे में समझना होगा। फाइब्रिनोजेन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो रक्त में घुलनशील होता है, जिसकी ज़रूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है। शरीर में गंभीर चोट लग जाने पर या बड़ी सर्जरी और प्रसव संबंधी जटिलताएं होने पर शरीर से रक्त बहने लगता है और एक घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजेन रक्त में सक्रिय हो जाता है और कैस्केडिंग प्रक्रिया द्वारा रक्त को जमा देता है ताकि खून बहने से होने वाली मृत्यु को रोका जा सके। फाइब्रिनोजेन का उत्पादन कहाँ होता है? फाइब्रिनोजेन का उत्पादन लीवर में होता है, जो सभी कशेरुकियों यानी कि जिन जीवों के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उन सभी जीवों में फाइब्रिनोजेन मौजूद होता है। जब वह जीव चोटिल हो जाता है और उसके शरीर से रक्त का बहाव होता है, तब फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो जाता है और रक्त को जमा उसके शरीर के बाहर रक्त को क्लॉट कर देता है, यानी कि रक्त को जमा देता है शरीर के बाहर। फाइब्रिनोजेन मुख्यतः कहाँ मौजूद होता है? फाइब्रिनोजेन हमारे रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस की। अगर हिंदी में कहें तो रक्त का जमावट या थक्का जमने की प्रक्रिया। ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रक्रिया कहते हैं। जब हमारे शरीर से रक्त निकल रहा होता है तो लगभग जब 2 या 3 मिनट 4 मिनट में वो जम जाता है। लगभग 3 से 4 मिनट में रक्त जम जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं। जब जीव का शरीर गंभीर चोटिल हो जाता है और शरीर से रक्त निकलने लगता है, तब रक्त में मौजूद रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जब मैंने ब्लड के ऊपर एक टॉपिक बनाया था कि ब्लड एक्चुअल में है क्या, उसमें मैंने बताया था कि रुधिराणु होते क्या हैं। मैंने बताया था कि ब्लड को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कार्पल्स यानी रुधिराणु। रुधिराणु के अंदर आरबीसी भी आते हैं, डब्ल्यूबीसी भी आते हैं और प्लेटलेट्स भी आते हैं। जो मैंने टॉपिक बनाया था ब्लड के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ देख लीजिए और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। बात कर रहा हूँ कैस्केडिंग प्रक्रिया की। जब जीव का शरीर गंभीर चोटिल हो जाता है और शरीर के से रक्त निकलने लगता है, तब रक्त में मौजूद रुधिराणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिनमें प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स वायु के संपर्क में आने से थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है और फिर थ्रोम्बोसाइट कैल्शियम से मिलकर प्रोथ्रोम्बियन को सक्रिय कर देता है और फिर प्रोथ्रोम्बियन थ्रोम्बियन बन जाता है। तीसरा चरण थ्रोम्बियन फाइब्रिनोजेन को सक्रिय कर देता है और फिर फाइब्रिनोजेन बन जाता है फाइब्रिन। चरण चौथा फाइब्रिन। अभी फाइब्रिन बन चुका है। फाइब्रिन जालीनुमा आकृति का एक रेशेदार गैर गोलाकार प्रोटीन है। जब चोटिल जीव के शरीर से रक्त निकल रहा होता है, तब रुधिराणु के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स फाइब्रिन की जालीनुमा आकृति में फंस जाते हैं और रक्त क्लॉट हो जाता है, यानी रक्त जम जाता है। यह जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यह हमारे शरीर में होती है और हम लोग यही समझते हैं कि भाई रक्त निकल आया है, जम गया, लेकिन इसके पीछे कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं वो आज समझ लीजिए आप। रक्त के जमने की प्रक्रियाएं 4 चरणों में पूरी होती हैं, जिसे कैस्केडिंग प्रक्रिया कहते हैं। बात करते हैं रक्त का थक्का जमने में विशेष योगदान किस किस का होता है। नंबर 1 पे प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स का। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का। तीसरे नंबर पे कैल्शियम धातु का। चौथे नंबर पे विटामिन के का। इन चारों का विशेष रोल होता है रक्त को थक्के के रूप में परिवर्तित करने पे। नोट करने वाली बातें, गंभीर दुर्घटना के दौरान जब जीव के शरीर के अंदर नसों में रक्त जम जाता है तो हेमरेज हो जाता है। मान लीजिए कोई गंभीर दुर्घटना हो गई है और शरीर में कई चोटें भी आई हैं और
बाहर तो रक्त जम गया है, फाइब्रिनोजन द्वारा और कैस्केडिंग प्रक्रिया द्वारा बाहर तो रक्त जम गया है, लेकिन अगर रक्त अंदर क्लॉट हो गया, यानी कि नसों में क्लॉट हो गया रक्त, तो वो ब्लॉकेज हो गया। और ब्लॉकेज होना यानी कि हेमरेज होना, नसों का फटना, और ऐसे में व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांशतः रक्त मस्तिष्क की नसों में जमता है, क्योंकि मस्तिष्क की नसें पतली होती हैं और जीभ को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। गंभीर चोट के दौरान अगर ब्रेन में चोट आई है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया है, तो जाहिर सी बात है रक्त का संचारण नहीं हो पाएगा। जब रक्त का संचारण ही नहीं हो पाएगा तो ब्रेन डैमेज कर जाएगा और वहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो नोट करने वाली बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसे समझिए। नोट करने वाली बात दूसरी, रक्त शरीर में ना जमे, यानी कि रक्त शरीर में क्लॉट ना हो, उसके लिए हमारे शरीर में हेपेरिन होता है जो एंटी क्लॉटिंग होता है। देखो, रक्त का बहाव शरीर के बाहर हो रहा है, अगर शरीर के बाहर हो रहा है तो वो मतलब क्लॉट हो जाएगा, कैस्केडिंग प्रक्रिया द्वारा और क्लॉट हो जाएगा। लेकिन अंदर क्लॉट ना हो ब्लड, उसके लिए फाइब्रिन होता है, उसके लिए हेपेरिन होता है। हेपेरिन उच्च सल्फेट ग्लाइकोसमिनो ग्लाइकन एक थक्का रोधी होता है जो नसों के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। क्योंकि अगर ब्लड अंदर नसों में जम गया तो हेमरेज हो जाएगा, व्यक्ति डेड कर जाएगा। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर एक हेपेरिन होता है जो अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। अगर शरीर के बाहर रक्त ना निकले, ज़्यादा बहाव ना हो, उसके लिए जो है कैस्केडिंग प्रक्रिया द्वारा फाइब्रिनोजन रक्त को जमा देता है। लेकिन अंदर ब्लड नहीं जमना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर ब्लड जम गया तो व्यक्ति डेड कर जाएगा। उसके लिए हेपेरिन है।